हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन किया था। आज हम प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रकाश के अपवर्तन के नियम तथा इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। स्टूडेंट्स, आप जिस समय प्रकाश और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, इसके गुण के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस समय आपने देखा था कि जो प्रकाश का पहली प्रॉपर्टी थी वो थी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण, यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। उस समय आपको ये ध्यान नहीं आया, आपने ये प्रश्न नहीं किया कि क्या प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है या सभी माध्यमों में एक सीधी रेखा में चलता है। स्टूडेंट्स, प्रकाश जब माध्यम परिवर्तित करता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है, तो ये सीधी रेखा में नहीं चलता है, बल्कि जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की किरणों का अपने मार्ग से विचलित हो जाना कब? जब वे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। प्रकाश की किरणों का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, लिखेंगे प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती। स्टूडेंट्स, अगर ये लंबवत होंगी, अगर लंबवत प्रवेश करेंगे, इसी दिशा में सीधे निकल जाए, ये विचलित नहीं होंगी। यानी जब इस पर तिरछी प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे प्रवेश करती हैं, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। लिख लेंगे इसको, प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं, तो तिरछे प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम 1 है और दूसरा मीडियम 2 है। प्रकाश की किरण जब इसमें प्रवेश करेगी, तो ये प्रकाश की किरणों को सीधे निकल जाना चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए। अगर इसमें दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रहे तो प्रकाश की किरणों को सीधी चल जाना चाहिए था।
ये प्रकाश की किरणें इस तरह से सीधी निकल जाती। लेकिन अब होता क्या है, या तो ये इधर मुड़ जाती हैं, इस तरह से इस दिशा में हो जाती हैं, अथवा यहाँ से दूर हट जाती हैं, यानी ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। या तो ये इस दिशा में चली जाएंगी या तो इस दिशा में चली जाएंगी। मीनिंग दैट अगर हम इस पर एक अभिलंब डाल दें, लंब डाल दें, इस पर अगर हम लंब डालते हैं तो दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि यह जो इस लंब है इस अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसे ये किरण आपकी झुक रही इधर, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये अभिलंब से दूर हट जाए, ये अभिलंब से दूर हट जाए। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार से होता है, या प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो इसमें जो मार्ग से विचलन होता है, अपने मार्ग से जो विचलन होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, ये प्रकाश की किरणें अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। दूसरा होता है क्या कि अभिलंब से दूर हट जाती हैं। स्टूडेंट्स, प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी हम लिख देंगे इसको लिखें क्या, प्रकाश की किरणों का विचलन प्रकाश की किरणों का विचलन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। प्रकाश की किरणों का विचलन दो प्रकार से होता है। प्रकाश की किरणों का अपने पथ से विचलन अपने पथ से विचलन दो प्रकार से होता है। नंबर एक लिखेंगे। नंबर एक, सपोज करें कि प्रकाश की किरण जो है विरल से सघन माध्यम में जा रही है। सपोज करें कि प्रकाश की किरण जो है विरल से सघन माध्यम, ये हमारा सघन माध्यम है, ये सपोज कीजिए हमारा जो है ये ऊपर वाला विरल माध्यम है, और नीचे वाला ये आपका सघन माध्यम है। ये हमारा सघन माध्यम है। प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये कोण होगा आपतन कोण, ये होगा अपवर्तन कोण, ये होगा आर, ये होगा आई। ये आई है, ये आर है। इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। यानी नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे, ये है आपका ए, एन और बी, और ये है आपका यम एन। एन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जो है डाला गया अभिलंब यम एन है। लिखेंगे नंबर एक, प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ अगर कंडीशन देख लें चित्र में तो ये हो जाएगा एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, यानी आपतन कोण का मान जो है अपवर्तन कोण से अधिक हो जाएगा।
नंबर 2, अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सपोज कीजिए कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ये आपका सघन माध्यम बना लें हम, जैसे इसमें जल है या कांच का स्लैब है, कांच का गुटका है, ये सपोज करें कि ये हमारा सघन माध्यम है, इसको हम लिख दें सघन माध्यम। और ये आपका है विरल माध्यम। ये विरल माध्यम है। प्रकाश की किरण जब यहाँ से चलेगी, इस पर हम लंब डाल लें, ये अविलंब से दूर हट जाएगी, यानी ये इस दिशा में हो जाएगी, ये अविलंब से दूर हट जाएगी। ये कोण आपका आई होगा, आपतन कोण, ये होगा आपका अपवर्तन कोण आर। आगे लिखेंगे, प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो स्टूडेंट इसको बना लें, इसका भी कोई नाम दे दें, ए एन बी लिखेंगे। प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो अविलंब से दूर हट जाती हैं, अविलंब से दूर हट जाती हैं। इस प्रकार प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो अपने मार्ग से जो विचलित हुए दो प्रकार से होता है। जब सघन विरल से सघन में जाएंगी तो अविलंब की ओर झुक जाएंगी, जब सघन से विरल में जाएंगी तो अविलंब से दूर हट जाएंगी। मीनिंग दैट यहाँ पर हो जाएगा एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, यहाँ पर हो जाए एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? पास करके नोट करिएगा इसको। चलिए अब लिखते हैं अपवर्तन का कारण क्या है, देखते हैं। मिटा दें इसको, पास करके नोट करिएगा। अपवर्तन का कारण, प्रकाश की अपवर्तन का कारण। लिखेंगे प्रकाश की अपवर्तन का कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण। स्टूडेंट्स अभी हम आप चर्चा कर रहे थे कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, जिसको हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का कारण क्या है? स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको ये लगेगा कि प्रकाश की किरणें जब विरल से सघन में जाती तो अविलंब की ओर झुक जाती हैं। मीनिंग दैट कि इसका वेग कम हो जाता है, जो प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है। और जब ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इसके प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। अर्थात अपवर्तन का जो कारण है वह यह है कि प्रकाश की किरणों की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की किरणों की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। इसी को हम लिखेंगे। कारण क्या है? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न
माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती, यही अपवर्तन का मुख्य कारण है। यानी प्रकाश की किरणों का माध्यम परिवर्तित होने पर अपनी पथ से विचलन होने का जो मुख्य कारण क्या है कि इसकी चाल जो होती है, यानी प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा इसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ये मान लीजिए कोई मीडियम है, प्रकाश की किरण, ये कोई मीडियम है, प्रकाश की किरण जब इस पर आपतित होती है तो अविलंब की तरफ, सपोज करें कि अविलंब विरल से सघन माध्यम में, ये आपका विरल हो गया, यह विरल माध्यम, ये हो गया आपका सघन माध्यम। प्रकाश की किरण जब इस पर आपतित होती है, जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। यह क्या हुआ, अविलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो ये अविलंब की ओर झुक जाती है, मीनिंग दैट ये प्रकाश किरण आ रही है तो इसको सीधे जाना चाहिए था, ऐसे, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था। ये क्या हुई, आपकी ये किरण जो है ऐसे जो आ रही थी, ये किरण इस तरह से झुक जाती है। ये जो किरण इस पर आपतित होती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे, जैसे ये लिख दें हम ए एन, और ये है आपका यम, और ये आपको हम लिख दें बी। तो ए एन जो होगा आपका यहाँ पर ए एन, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लें, सपोज कीजिए कि प्रकाश, ये कोई आपका एक सघन माध्यम है, या कांच का स्लेब ले लें, कांच का गुटका ले लेते हैं, यहाँ पर एक सघन माध्यम है, एक प्रकाश की किरण इस पर आ रही है, और जब ये किरण यहाँ पर आ रही है तो इस पर हम लम्ब डाल दें, क्योंकि माध्यम परिवर्तन हो रहा है तो इसमें अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो क्या, चूंकि विरल से सघन माध्यम में जा रही, ये आपका विरल माध्यम है, और ये आपका सघन माध्यम है, और नीचे का माध्यम आपका ये भी विरल माध्यम है। ये विरल माध्यम है, कैसा माध्यम है, ये जैसे एक था उसी तरह से ये भी एक माध्यम एक है, और ये सघन माध्यम आपका दो है। स्टूडेंट्स अब प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, जो किरण यहाँ पर आ रही है जैसे किरण ए एन, इसको हम कहेंगे आपतित किरण, और जो किरण दूसरे माध्यम में निकल रही है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। जैसे आपतित किरण जो आ रही है इसको इस दिशा में जाना चाहिए था, इसको इस दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब ये विरल से सघन माध्यम में जा रही थी, या विलंब की तरफ क्या होगा, झुक जाएगी, या विलंब की तरफ झुक जाएगी, मीनिंग दैट ये जो किरण निकल रही है एन बी, इसको अगर हम लिख दें तो ये किरण एन बी जो होगा आपका, ये होगा अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर जो लम्ब डाला गया है, जैसे इस पर जो हम लम्ब डाल दें यम एन, ये लम्ब जो होता है उसको अभिलंब बोलते हैं। इस पर जो हमने लम्ब डाला है वह अभिलंब जो होता है, वो लम्ब जो होता है उसको हम अभिलंब बोलते हैं। यह एंगल आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है, आपतन कोण होता है, ये पहले की तरह ही है। यहाँ पर जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है उसको हम अपवर्तन कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। यहाँ पर ध्यान दें कि आई को हम कहेंगे, आई
ये होगा आपतन कोण, ये होगा आपतन कोण, और आर को कहेंगे अपवर्तन कोण, आर को कहेंगे अपवर्तन कोण, इसको क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। स्टूडेंट्स, जो ये किरण निकल रही है, किरण एनबी, किरण एनबी जो है, इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। जो किरण निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है, इस बिंदु बी पर भी एक हम लम्ब डालते हैं, एक ग्लास स्लैब था, और अब यहां पर जो लम्ब डालेंगे, तो चूंकि ये किरण अब विरल, सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी, ये भी अविलंब से दूर हट जाएगी, ये अविलंब से दूर हट जाएगी। स्टूडेंट्स, ये जो माध्यम, ये आपका मीडियम आई था, ये मीडियम जो है, या मीडियम जो है पहले वाले मीडियम के समान है, यानी इस मीडियम में आने पर जितनी ये झुकी थी, इस मीडियम से बाहर निकल, उतनी ही बाहर निकल जाए, यानी आपतित किरण, निर्गत किरण, इसको हम निर्गत किरण बोलेंगे। आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होगी, किंतु आपतित किरण के मार्ग से कुछ विस्थापित हो जा रही है। इस विस्थापन को हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसी विस्थापन को हम क्या कहते हैं? पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या इसी को पार्श्व विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण कांच के गुटके पर आपतित होती है, तो कांच के गुटके से निर्गत वह किरण आपतित किरण के समांतर होती है, किंतु आपतित किरण के मार्ग से कुछ विस्थापित हो जाती है। इस विस्थापन को ही हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं, और इसकी माप आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी के बराबर होती है। ये आपका जो होगी दूरी, इसी को हम पार्श्व विस्थापन कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी पार्श्व विस्थापन क्या है, इसको हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण जब किसी कांच के गुटके पर आपतित होती है, तो प्रकाश की किरण जब किसी कांच के गुटके पर आपतित होती है, तो निर्गत किरण, तो कांच के गुटके से, तो कांच की गुटके से निर्गत किरण, कांच के गुटके से निर्गत किरण, ये आपकी निर्गत किरण है, बीसी हम कहते हैं इसको, ये आपकी निर्गत किरण बीसी, कांच के गुटके से निर्गत किरण, आपतित किरण, आपतित किरण एन, इसमें है आपतित किरण एन, कांच के गुटके से निर्गत किरण आपतित किरण की समांतर होती है, किंतु आपतित किरण के मार्ग से आपतित
किरण के मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, कुछ विस्थापित हो जाती है। कांच के गुटके पर आपतित होती है तो कांच के गुटके से कांच के गुटके से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, किंतु आपतित किरण के मार्ग से कुछ विस्थापित हो जाती है, जिसे पार्श्व विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। आगे लिख लेंगे, आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा निर्गत किरण आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन के बराबर होती है। पार्श्व विस्थापन की बराबर होती है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्व विस्थापन के बराबर होती है। पार्श्व विस्थापन के बराबर होती है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें तो आगे हम शुरू करें। नोट करें, इसको नोट कर लिया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, पास करके नोट करिएगा। अगला, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आगे लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। स्टूडेंट्स, जैसे आपने प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा था, वैसे आपको यहाँ जो है प्रकाश के अपवर्तन का नियम पढ़ना है। स्टूडेंट्स, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, जैसे हम अगर बना लें, सपोज करें कि एक हमारे पास मीडियम 1 है, माध्यम 1, या इसको विरल माध्यम सीधे लिख दें, विरल माध्यम, और ये नीचे का जो मीडियम आपका सघन है, सघन माध्यम, ये आपका सघन माध्यम है। और इसकी सघनता दिखाने के लिए हम इस तरह से दिखा दे रहे हैं। ये प्रकाश की किरण जब इस पर आएगी तो इस पर हम लंब डालेंगे, इस जिस पर लंब होता है, जिस पर आपतित होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पर हम लंब डाल देंगे। ये किरण इस पर हम लंब डालेंगे इस पर, और आप जानते हैं प्रकाश की किरण यहाँ से जो है विरल से सघन माध्यम में जा रही, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, यानी इसकी दिशा ये हो जाएगी।
ये आपका कोण जो है आई है और ये कोण आर है, ये कोण आर है। ऊपर आपतन कोण, नीचे जो है अपवर्तन कोण है। ये किरण इस तरह से चल रही है ऐसे, ये आपका ए पॉइंट एन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये किरण बी निकल रही है और ये इस पर लंब यम डाला हुआ है। ये कहता है स्टूडेंट्स कि आपतित किरण ए एन, अपवर्तित किरण बी एन तथा अभिलंब यम एन तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है किसी एक रंग के लिए किन्हीं दो निश्चित माध्यम युग्म के लिए, किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात नियत होता है। इस अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष, अगर इसका माध्यम एक है ये दो है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको हम लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लिखेंगे अपवर्तन के दो नियम हैं, लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। ये दो नियम हैं। नंबर एक, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतित किरण ए एन, अपवर्तित किरण एन बी, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर दो, किसी एक रंग की किरण के लिए तथा निश्चित माध्यम युग्मों के लिए किसी एक रंग की किरण के लिए तथा निश्चित माध्यम युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी इसको हम कहते हैं साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या या इसको कहते हैं साइन आर का अनुपात नियत होता है। अर्थात साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू नियतांक
इज इक्वल टू नियतांक। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं तथा इसे n2/n1 या n21 से लिखते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, पहले नोट कर लें, इसको नोट कर लें, पास करके नोट करिएगा। ऊपर वाला नोट कर चुके होंगे, इसको मिटाते हैं हम। ऊपर वाला, ऊपर का मिटाते हैं, आगे लिखेंगे अर्थात या अतः साइन आई बाई साइन आर बराबर होगा n/1। आगे लिखेंगे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, तो कुछ न्यूमेरिकल इस पर लगाते हैं। नोट कर लें इसको। मिटा दें इसको। चलिए आगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या पूछा जा सकता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है या विलंबवत आपतित होती है। दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है। अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अपवर्तन कोण का दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखा जाए। मान लीजिए कि एक मीडियम है, एक मीडियम 1 है, ये 2 है। सपोज करते हैं कि ये हम उसे डिफरेंशिएट करने के लिए ये हम कुछ डेंसर मीडियम ले लेते हैं।
प्रकाश की किरण कह रहा है कि इस पर अभिलंबवत आपतित होती है, इस पर प्रकाश किरण अभिलंबवत होती है। जब अभिलंबवत होती है यानी इस पे लंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल बनेगा वो 0 होगा। लिखेंगे क्योंकि प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, अतः आपतन कोण I, अतः आपतन कोण I इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वही आपतन कोण होता है और किरण इसकी अभिलंब पर ही पड़ रही है, तो I का मान 0 हो गया। फिर लिखेंगे आगे, क्योंकि स्नेल के नियम लगाएंगे, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू n/1, या इसको हम कह सकते हैं साइन 0 बटे साइन R इज इक्वल टू n/1, या इसको हम इस तरह कर सकते हैं साइन n/1 इंटू साइन R इज इक्वल टू साइन 0। अब स्टूडेंट्स देखिए, n/1 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पूर्णांक, किसी भी माध्यम का पूर्णांक शून्य नहीं हो सकता है, एक हो सकता है लेकिन ये शून्य नहीं हो सकता है, यानी n/1 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, या इसी की एक स्टेप स्टूडेंट और बढ़ा लें हम, n/1 साइन R इज इक्वल टू 0, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो n/1 नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया, साइन R इज इक्वल टू 0। तो R बराबर क्या हो जाएगा, या इसको लिख लें साइन R इज इक्वल टू साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है तो R बराबर 0 हो गया, R बराबर क्या हो गया 0, R बराबर क्या हो गया 0। यानी अगर इस पर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो इसके लिए R का मान 0 होगा, अर्थात प्रकाश की किरण जिस दिशा में आई थी एकदम सीधे निकल जाएगी, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। अर्थात इसमें लिख देंगे इफ I इज इक्वल टू 0 तो R मस्ट बी इक्वल टू 0, R का मान भी 0 होगा। नोट कर लें, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया, पॉज करके नोट करिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मिटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 42 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो अपवर्तित किरण कितना विचलित होती है, तो अपवर्तित किरण कितना विचलित होती है। तो अपवर्तित किरण कितना विचलित होती है। यदि आपतन कोण का मान 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण का मान 30 डिग्री हो तो अपवर्तित किरण कितना विचलित होती है। स्टूडेंट इसको सॉल्व किया जाए।
सोल्यूशन देखें इसको। आपतन कोण 42 डिग्री है और अपवर्तन कोण का मान 30 डिग्री, मीनिंग दैट ये विरल से सघन में जा रही है। अब ये आपका है, इस पर लंब डाल देंगे। ये आपका जो है 42 डिग्री है और ये जो है आपका आ रहा है ये इस दिशा में आ रही है, मीनिंग दैट ये आपका हो जा रहा है 30 डिग्री। ये हो गई आपकी 30 डिग्री। पूछ रहा है कितना कोण विचलित हो रही है, तो ये देखिए ये किरण जो है जो अगर विचलित नहीं होती तो ये सीधे इस दिशा में चलती, अगर ये विचलित नहीं होती तो ये इस दिशा में सीधे निकल जाती, ऐसे सीधे निकलती, मीनिंग दैट ये एंगल जो आपका होता, ये एंगल जो होता ये होता 42 डिग्री। ये एंगल कितना होता है 42 डिग्री। हमको ये एंगल निकालना है कि कितना विचलित हो रही है, ये एंगल निकालना है। तो आप जानते हैं कि टोटल 42 है और 42 में से 30 निकाल देंगे तो निश्चित रूप से विचलन कोण मालूम हो जाएगी कितना विचलित। स्टूडेंट्स ये सघन माध्यम है तो मैं इसको बना दूं, कम से कम ये पता चले कि सघन माध्यम है। यहाँ ये है आपका ये n और ये किरण मैं दिखा दूं इसको, ये किरण इस तरह से है ANB और ये एंगल तो आप जान ही रहे हैं, लिखेंगे चूंकि किरण माध्यम परिवर्तन पर विचलित होती है, माध्यम परिवर्तन पर विचलित होती है। यदि विचलित ना होती तो, यदि विचलित ना होती तो, यदि विचलित ना होती तो ये NB डैश दिशा में निकलती। ये क्या होता है NB डैश दिशा में निकल जाती, इस दिशा में निकलती है। यदि विचलित ना होती तो किरण AN NB दिशा में अपवर्तित होती, NB दिशा में अपवर्तित होती, अतः कोण, इसका हम यम दे दें नाम और इसको यम डैश कर दें, कोण यम डैश NB डैश, कोण यम डैश NB डैश इज इक्वल टू 42 डिग्री। क्यों 42 डिग्री स्टूडेंट है? क्योंकि ये आप शीर्षाभिमुख कोण होगा। देखिए ये इस तरह से है, इस तरह से आप देखिए ये इसका अपोजिट एंगल होगा जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये इस तरह जा रही है, ये ऐसे आ रही है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, अपोजिट एंगल होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका यम डैश NB कितना हो जाएगा, B डैश कितना हो जाएगा 42 डिग्री। अतः विचलन कोण, विचलन कोण कितना होगा BNB डैश, BNB डैश, देखिए BNB डैश ये एंगल विचलन कोण होगा। ये बराबर कितना होगा यम डैश NB डैश में से इतना निकाल दें, इतना हमको तभी मालूम होगा जब इसमें से टोटल में से इतना निकाल दें। तो ये लिखेंगे BNB डैश बराबर होगा यम डैश NB डैश, यम डैश NB डैश माइनस एंगल यम डैश NB, यम डैश NB, यानी ये हो जाएगा आपका विचलन कोण बराबर हो जाएगा 42 माइनस 30। 42 में से 30 क्या करेंगे, घटा देंगे। ये बराबर हो जाएगा आपका
12 डिग्री। अतः विचलन कोण कितना हो गया? 12 डिग्री होगा। विचलन कोण कितना होगा? 12 डिग्री। नोट कर लें इसको। चलिए नोट कर लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक चित्र बना हुआ है। ये आपका सघन माध्यम है। इस पर ये किरण इस तरह से आ रही है और उसके बाद ये किरण ऐसे हो जा रही है। ये आपका ये एंगल जो दिया है 135 डिग्री दिया है, और जो ये एंगल दिया गया है 120 डिग्री दिया है। जो ये एंगल दिया है आपका 120 डिग्री दिया गया है। जो ये एंगल दिया है 120 डिग्री दिया है। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र में से आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तथा अपवर्तन कोण का मान बताइए। अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र से आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन देखिए इसका, ये कुछ ऐसे दिया गया है। देखिए ये ऐसे दिया है और उसके बाद ये इधर हो जा रहा है। ये एंगल जो है आपका 135 है और जो ये एंगल दिया है 120 डिग्री है। जो इधर का एंगल दिया है 120 डिग्री दिया है। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं आपका कि ये है आपका ए, यहाँ पर हम एन मान लेते हैं, ये है बी। ये प्रकाश की किरण इधर आ रही है, यहाँ भी बना लें प्रकाश किरण, आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। हम क्या करेंगे, बिंदु एन पर एक लंब डाल देंगे। बिंदु एन पर हम एक लंब डालेंगे, यानी इस पर एक लंब डाल देंगे। हम बिंदु एन पर हम एक लंब डालेंगे। बिंदु एन पर क्या करते हैं, हम एक लंब डाल देते हैं। सपोज करिए कि ये आपका हो गया यम, ये आपका यन है ही है, यन, और ये मान लेते हैं कि यम डैश है, यम डैश है। अब आपसे पूछा आपतन कोण। आपतन कोण जो होगा ये होगा, आपतन कोण यही होगा आई। और अपवर्तन कोण आपसे पूछा है, तो अपवर्तन कोण का मान जान ही रहे हो आप, ये होगा आर। तो आपतन कोण लिखेंगे, पहले निकालेंगे आपतन कोण। देखिए आपतन कोण
आई बराबर क्या होगा, देखिए आई बराबर है ए एन एम, ये होगा कोण ए एन एम। ए एन एम का मतलब है कि हम इस टोटल में से किसमें से, इसमें से आपका ए एन, और अगर मैं इसको एक्स वाई मान ले लूँ तो ए एन वाई में से हम इसको एम एन वाई को घटा दें, तभी तो हमको मिलेगा। ये टोटल एंगल जो इस तरह देखिए, टोटल एंगल ऐसे बन रहा है, इसमें से इतना एंगल निकाल देते हैं तो ये एंगल हमको मिल जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका बराबर लिख लेंगे हम एंगल ए एन वाई माइनस एंगल एम एन वाई, ये बराबर हो गया कितना, ए एन वाई कितना है, ए एन वाई दिया है 135 डिग्री, ये पूरा का पूरा दिया देखो 135 डिग्री, माइनस एम एन वाई का मतलब है देखो एम एन वाई 90 डिग्री, ये एंगल जो है इस पर हमने लंब डाला है एक्स वाई प्लेन पर, तो ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, ये हो गया 90 डिग्री। इसको माइनस कर दीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 5 और 13 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 45 डिग्री हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। इसी तरह से अपवर्तन कोण आर क्या होगा, अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर बराबर क्या होगा, यम डैश एन बी, ये होगा आपका यम डैश एन बी। यम डैश एन बी कैसे निकलेगा, इतने में से और इसको घटा दें हम, यानी ये टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसमें से इसको अगर हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा, यानी ये लिखेंगे हम यक्स एन बी, ये बराबर क्या हो जाएगा एंगल यक्स एन बी में से यक्स एन एम डैश घटा देंगे माइनस यक्स एन एम डैश, ये बराबर हो जाएगा 120 माइनस 90, 120 में से 90 घटाएंगे कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 90 10 100 130 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री, यानी अपवर्तन कोण का मान कितना होगा 30 डिग्री। स्टूडेंट्स आज के क्लास में बस इतना ही, अगले लेक्चर में या अगले क्लास में हम लोग जो है अपवर्तनांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।